दरअसल आज सुबह हमारी रेस्क्यू टीम को एक रेस्क्यू कॉल आया। वहां पहुंचने के बाद हमारे रेस्क्यूअर पीयूष और क्रिश ने एक नहीं बल्कि 2 स्पेक्टेकल कोबरास को रेस्क्यू किया। उन्हें रेस्क्यू करने के बाद वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने कहा कि वो एक नाग नागिन का जोड़ा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन लोगों ने दावा किया कि उन दोनों में से किसी एक नाग के पास मनी है। वैसे मनी की ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है, इसीलिए हम लोगों ने उनसे और ज़्यादा इसके बारे में इंक्वायरी की और तब उन लोगों ने हमें बताया एक ऐसा वीडियो जिसमें एक शख्स नाग के सिर को काटकर उसमें से मनी निकालते हुए दिखाई दे रहा था। हमें लगा कि ये एक रोचक कहानी है, ये एक रोचक विषय है और इसीलिए इस विषय के ऊपर रोशनी डालने के लिए हम इस एपिसोड का निर्माण कर रहे हैं ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचा सके। वैसे आप लोगों ने अब तक सांप के पास मनी होता है ये कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि वो मनी कहाँ होता है। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं FWC नेटवर्क। ये है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा यानी कि भारतीय नाग। अधिकांश बार जब लोगों को इस तरह से 2 सांप दिख जाते हैं तो वो सोचते हैं कि एक नाग है और एक नागिन है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो दोनों नाग ही हो और हो सकता है दोनों फीमेल्स ही हो, या फिर हो सकता है सच में एक मेल हो और एक फीमेल हो। लेकिन सटीक तौर पर आप सिर्फ देखकर ये नहीं कह सकते कि इनमें से एक नाग है और एक नागिन है, तो वो तो एक धारणा हुई। लेकिन जिस कहानी में हमारी दिलचस्पी है वो है मनी वाली कहानी। दरअसल भारत में सपेरे सदियों से लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं नाग के गर्दन के पास जो ये फन है जिसे हुड कहा जाता है इंग्लिश में, दरअसल वहाँ पर काफ़ी ढीली त्वचा होती है और ये सपेरे बड़ी चालाकी से उस त्वचा पर सिर के ऊपर की तरफ एक घाव लगा देते हैं चाकू की मदद से। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ पे भी काफ़ी ढीली त्वचा है, तो अगर मैं यहाँ पर एक घाव लगा दूँ तो छोटे से पत्थर को बड़ी आसानी से छुपा सकता हूँ। ठीक उसी तरकीब का इस्तेमाल करके वो सपेरे बड़ी चालाकी से उन सांपों के सिर की तरफ एक छोटा सा मनी छुपा देते हैं और उसके बाद उस घाव को ठीक होने देते हैं, या फिर फेविक्विक लगाकर उस घाव को चिपका देते हैं, जो कि बड़ी ही निर्दयी घटना है। उसके बाद वो उस सांप को लेकर देहातों में जाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर लोगों के सामने उसी जगह पर एक और बार घाव लगाकर उस पत्थर को बाहर निकालते हैं और लोगों को अचंभित कर देते हैं। तो इसीलिए नागमणि जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है जहर मोरा या फिर सांप का मनका जिसे कहा जाता है। लोगों में धारणा रही है कि जो मनका होता है या फिर जहर मोरा जिसे कहते हैं, वो अगर सर्पदंश की जगह पर लगा दिया जाए तो फिर वहाँ पर वो मनका उस जहर को चूस लेता है और फिर उस पत्थर को किसी दूध के कटोरे में डाल दें तो वहाँ पर वो दूध नीला हो जाता है, यानी वो पत्थर उगल देता है। ये बहुत ही वाहियात किस्म की कहानी है। यकीनन अगर आप ऐसे किसी तरकीब का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग में या नर्क में पहुँच जाएंगे। वैसे अगर आपको स्वर्ग और नर्क का भ्रमण करना है तो आप ऐसे हथकंडे अपना सकते हैं। और तीसरी सबसे रोचक बात यह है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जब सांप अपना जहर इस्तेमाल नहीं करता तो वो जहर सूख जाता है और सूखने के बाद वो मनी बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मोती बनता है। लेकिन ये भी एक काल्पनिक कहानी है, क्योंकि सांप का जहर हमारे सलाइवा की तरह होता है। ये निरंतर ख़त्म होता है, निरंतर बनते रहता है, ये सूख नहीं सकता। सांप अपने जहर का इस्तेमाल शिकार को पचाने के लिए करता है। वो हाई प्रोटीन होता है और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता, तो ये जहर सूख नहीं सकता। और जहर से मोती बनने की कहानी मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। वैसे फिल्मों में या सीरियल में ये कहानी अच्छी लग सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दरअसल स्पेक्टेकल कोबरा को ही स्थानिक भाषाओं में नाग कहा जाता है और इस सांप का इस देश में एक बहुत ही अलग खासा महत्व है। खासतौर पर हिंदू धर्म में इस सांप का एक धार्मिक स्थान है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि जब ये सांप लोगों के घरों में निकलता है या खेतों में निकलता है तो लोग उसे मार देते हैं। वहीं जब ये सांप उन्हें मंदिरों में दिखता है तो वो उसकी पूजा करते हैं। ये रिश्ता इस सांप के प्रति इंसानों का बड़ा ही दिलचस्प है और अजीब भी है। वैसे इस सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। वो एक हाई प्रोटीन होता है और ये शिकार करने के लिए या फिर खुद की सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप इसके फन के पीछे की तरफ देख सकते हैं, इसे हुडमार्क कहते हैं।
ये वही तरकीब है जो सुंदरबन में इस्तेमाल की जाती है। दरअसल सुंदरबन में बाघ बहुत सारे होते हैं, इसीलिए जब लोग जंगलों में जाते हैं तो अपने सिर के पीछे एक मास्क लगा कर जाते हैं ताकि बाघ पीछे से हमला ना करे। जब बाघ उस मास्क को पीछे से देखता है तो उसे लगता है कि वो उस आदमी की आंखें हैं और इसीलिए वो पीछे से हमला नहीं करता। ठीक उसी तरह से प्रकृति ने इस सांप को ये नक्शी, ये डिज़ाइन दी हुई है ताकि जब भी कोई परभक्षी या कोई दूसरा खतरनाक जानवर इसे पीछे से देखे तो उस डिज़ाइन को देखकर वो उसकी आंखें समझ बैठता है और वो पीछे से हमला नहीं करता। वैसे कोबरा की नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है, इसीलिए वो हिलती डुलती चीज़ों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी अगर आप हिलेंगे नहीं तो ये आपके बगल से गुजर जाएगा। कोबरा एक ऐसा सांप है जो अधिकांश बार खतरा महसूस होने पर इस तरह से फन निकालता है और फिर फुफकारने की आवाज़ निकालता है ताकि वो अपने दुश्मन को या फिर जिससे भी उसकी मुठभेड़ होने वाली है उसे वो डराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर फिर भी वो दुश्मन हटे नहीं या डरे नहीं तो ये झूठ मूठ के हमले भी करता है और उसके बावजूद भी अगर वो शख्स या वो जानवर उसके पास आता है या फिर खतरा इसे महसूस होता है तो ये उसे डस लेता है। कमाल की बात यह है कि कई बार डसते वक्त ये सांप जहर नहीं छोड़ता और ऐसे बाइट को ड्राई बाइट कहा जाता है। इन ड्राई बाइट्स को किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अस्पताल में जाना आपके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ड्राई बाइट हुई है या नहीं हुई है। उसका पता लगाने का तरीका होता है जहर के लक्षण, सांस लेने में दिक्कत होना, नज़र कमज़ोर हो जाना, इस तरह के अलग अलग लक्षण होते हैं। वैसे इस सांप को भारत में संरक्षण दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इनके साथ कोई खिलवाड़ करते हैं या फिर कोई गैरकानूनी काम करते हैं तो आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं और अगर आपको सलाखों के पीछे का माहौल अनुभव करना है तो फिर आप कानून का उल्लंघन कर सकते हैं, वरना आप इत्मीनान से बैठकर इन जानवरों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत जानवर होते हैं। अधिकांश बार लोग हमसे पूछते हैं कि इन सांपों को रेस्क्यू करने के बाद हम उन्हें क्या करते हैं, तो हम उन्हें इस तरह के प्राकृतिक परिवेश में लेकर आते हैं ताकि हम इन्हें इंसानी बस्तियों से दूर आज़ाद कर सकें और फिर ये लोग उम्मीद करते हैं कि अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताएंगे। खैर, अब इन दोनों सांपों को भी हम जाने देंगे यहाँ पर और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस इलाके को अपना नया घर बना लेंगे और इंसानी बस्तियों की तरफ दोबारा रुख नहीं करेंगे। अगली बार अगर आपके भी घर में आसपास इलाके में कहीं पर भी कोई जंगली जानवर आ जाए तो उसे बगैर मारे आप अपने इलाके के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन जानवरों का भी इस धरती पर जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। खैर, अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं FWC नेटवर्क। सी यू नेक्स्ट टाइम।